हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर सेकंड यानी जूनियर के सीडीपी के 30 प्रश्नों की, जो दोस्तों 8 फरवरी यानी आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। और दोस्तों कल वाले यानी 7 फरवरी को जो हुआ था जूनियर का पेपर सीडीपी का, वो दोस्तों कल ही अपलोड कर दिया है मैंने। अगर आप लोगों में से किसी का कल हुआ हो, मैच करना चाहो तो मैच कर सकता है, या आप लोग उसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त हो। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। अब इसका कारण क्या दिया गया है दोस्तों, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विकास निरंतर होता है, यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों से है कि यदि शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। और कारण है बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है। अब कथन और कारण दोनों सही हैं, तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। पहला ऑप्शन है, जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों का सरल जोड़ है। दूसरा ऑप्शन है, भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है। तीसरा ऑप्शन, सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन दोस्तों, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं लेव वागोस्की जी ने भाषा पर जोर दिया है, तो दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन सांस्कृतिक उपकरण मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये लेव वागोस्की का ये भी हो गया। और यहाँ पर दोस्तों सरल जोड़ नहीं होता कभी भी, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो गया, क्योंकि स्कीमा जीन पियाजे का है, अनुकूलन भी जीन पियाजे का है। ऐसे भी डायरेक्ट समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन स्किप हो गया है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है वृद्धि में तेजी। दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक प्रकार। तीसरा ऑप्शन है मासिक धर्म। चौथा ऑप्शन है यौवन। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लंबाई, वजन में बढ़त, ये दोस्तों विकास नहीं, ये एक प्रकार से वृद्धि में आता है। अगर आपने वृद्धि और विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सीधे हम पहला ऑप्शन पे जाएंगे, वृद्धि में तेजी। क्योंकि यहाँ से दोस्तों सीधा समझ में आ रहा कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त, दोस्तों ये वृद्धि के अंतर्गत ही आता है, तो वृद्धि में तेजी हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा। फिर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश में आ ना पाता स्लाइड में, तो इसलिए हमने इंग्लिश स्किप कर दिया है। कथन कारण वाला है। कथन है दोस्तों, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। अब कारण क्या है दोस्तों इसका, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में यह बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। बात दोस्तों दोनों सही गई है। पहले कहा गया है कि जो हम बात कर रहे हैं, क्या फिर से देख लेते हैं एक बार। मतभेदों के बारे में बात कर सकते समय उन अभिव्यक्त का मतलब दोस्तों वही विचार का उपयोग हमें करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय उनके अंतर को। तो दोस्तों पहला का कथन सही है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बात सही है दोस्तों। कारण क्या दिया गया है उसका, अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है दोस्तों, हमारा पहला हो जाएगा। इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? दोस्तों नेगेटिव पूछ रहा है और समस्या समाधान की युक्ति नहीं। पहला ऑप्शन है पैटर्न और संबंधों को पहचानना। दूसरा ऑप्शन है समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक शक्ति का प्रयोग करना। ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, नेगेटिव पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन है प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। चौथा ऑप्शन है जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा, तो तीसरा ऑप्शन सीधे समझ में आ रहा कि प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना हो जाएगा। फिर आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन जीन पियाजे से। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन, दोस्तों ये है इसका मेन पॉइंट जो आप इससे पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में है? क्वेश्चन कितना बड़ा, आंसर सिंपल है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जो निगमनात्मक चिंतन है दोस्तों चौथी अवस्था में होता है, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों नौवां क्वेश्चन है, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है नई अवधारणा पहले सीखी गई वस्तु में पूरी तरह से अलग होती है। चौथा ऑप्शन दोस्तों उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पूछा जा रहा, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने चिन्हित कर दिया है दोस्तों, अलग नेगेटिव, असफलता नेगेटिव, असंगत नेगेटिव, तो चौथा ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग से, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? बहुत छोटे बच्चों, यानी दोस्तों इन्होंने जो 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई हैं। एक चरण के दोस्तों 2 अवस्थाएं हैं। तो इसमें पहले चरण की बात की जा रही है जो 7 से 10 वर्ष है, 10 से 13 और 13 से ऊपर, ये है इनकी उम्र। तो पहले उसकी बात की जा रही है दोस्तों। पहला ऑप्शन अहंकार की नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता, तीसरा ऑप्शन है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता और चौथा ऑप्शन है कानूनों की नैतिकता। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, चौथा ऑप्शन जैसे कानूनों की नैतिकता है, ये तो हमारा चौथी मतलब जो दूसरा चरण है और इसकी चौथी अवस्था में आता है, कानून एवं देखभाल की व्यवस्था। तो ये कट गया क्योंकि यहाँ बहुत छोटे बच्चों की बात की जा रही है। अब देखभाल की नैतिकता क्या है, ये दोस्तों कैरोल गिलगन ने जो आलोचना की थी उसमें जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब देखभाल की नैतिकता हमारा उत्तर होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता और अहंकार की नैतिकता, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा दोस्तों। अब ये कंफर्म नहीं कि पहला कि तीसरा, ये दोस्तों जब आंसर किया जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा। फिर दोस्तों 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। मतलब का कथन है और कारण क्या है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो दोस्तों सीधे समझ में आ रहा है कि भाई बाधा डालता है, तो कारण तो गलत हो गया, तो ए सही आर गलत, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या बाधा का मतलब पूरी तरह से नेगेटिव, पूरी तरह से कट गया दोस्तों, मतलब गलत है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, ये 11 नंबर था दोस्तों, ये 10 था, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं? पहला ऑप्शन है विभेदित निर्देश, दूसरा ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। तो दोस्तों जहाँ जहाँ, क्योंकि पॉजिटिव पूछा जा रहा है और ये दूसरा मानकीकृत पाठ्यक्रम है, जहाँ जहाँ बी उसको काट दीजिए दोस्तों। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो सीधे हमारा ए और सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी तीसरा। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, यानी रचनावादी, पहला ऑप्शन है बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है।
दूसरा ऑप्शन है बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हों। तीसरा ऑप्शन है बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने उनके जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। तो अनियंत्रित व्यवहार तो दोस्तों पूरी तरह से नेगेटिव है। और तीसरा ऑप्शन है बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाए, ऐसा नहीं है। और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव है कि बाहरी रूप से प्रेरित हो। हमेशा बच्चे को जो रचनावादी में है बताया गया है कि आंतरिक यानी रुचि उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वाभाविक वर्ड आ रहा, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे भी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों स्वाभाविक और कलन विधि। दूसरा ऑप्शन है स्वाभाविक और कार्यात्मक स्थिरता। तीसरा ऑप्शन है कलन विधि और अनुक्रिया समुच्चय। और चौथा ऑप्शन है स्वाभाविक और अनुक्रिया समुच्चय। तो दोस्तों जैसे कार्यात्मक स्थिरता है, फंक्शनल फिक्स्ड, ये तो बहुत निगेटिव है और यहाँ पर पार्ट 2 पूछा जा रहा, तो ये हमारा कट गया है। जब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो ऑप्शन काटने की ट्रिक आप लोग अपनाया करें, उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। क्योंकि कार्यात्मक स्थिरता नेगेटिव काट दिया हमने, रिस्पॉन्स सेट नेगेटिव काट दिया हमने, रिस्पॉन्स सेट नेगेटिव काट दिया हमने, तो बचा कौन सा, पहला ऑप्शन हमारा बचा ही। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अनुक्रिया जो समुच्चय है यानी रिस्पॉन्स सेट ये नेगेटिव है, अनुक्रिया समुच्चय यहाँ भी है दोस्तों यानी रिस्पॉन्स सेट, और कार्यात्मक स्थिरता तो नेगेटिव है ही। तो बचा कौन सा, एक ऑप्शन तो हमें टिक ही करना है, तो पहला हो जाएगा दोस्तों। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। पहला ऑप्शन दोस्तों शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर पर चुनौती देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन दोस्तों शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ के एक उन्नत स्तर पर हैं और उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। दोस्तों केवल चुनौतीपूर्ण कट गया हमारा, चुनौती कट गया हमारा। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों लेव वायगोत्स्की में हमें सीधा पता है कि भाई यहाँ पर मदद होगी और सहायता प्रदान करना, तो ये इनके जो शब्द हैं इसी से हमें पता चला है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ने लेव वायगोत्स्की को पढ़ा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि मदद करना इनका पहला है, यानी स्कैफ फोल्डिंग आलम्बन पाड़ प्रदान करना, सहायता करना है दोस्तों, ये तो लेव वायगोत्स्की जी के शब्द हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन 16 नंबर है प्रवाह, पढ़ने में प्रवाह की कमी। दोस्तों यही समझिएगा, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण है। तो दोस्तों पढ़ने में प्रवाह तो ये पठन वैकल्य में होता है, इसमें स्वलीनता कहाँ से बात हो जाएगी दोस्तों, स्वलीनता का मतलब खुद में खोए रहना, खुद में खोए रहने की कोई बात नहीं हुई, यहाँ पर शब्द बात किया जा रहा है, पढ़ने को बात किया जा रहा, मनोभ्रंश की कोई बात नहीं हो रही। ADHD में दोस्तों ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता बच्चा, यहाँ ध्यान केंद्रित और ना केंद्रित करने की कोई बात नहीं की गई, यहाँ पढ़ने की बात की गई, तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन है अपनापन, दूसरा ऑप्शन है डर, तीसरा ऑप्शन अस्वीकृत, चौथा ऑप्शन है सुरक्षा। तो डर दोस्तों बहुत नेगेटिव वर्ड है, हम सभी जानते हैं, बी जहाँ है काटो से, बी बी, तो बचा कौन सा हमारा ए और डी, इसमें मतलब सी भी गलत है दोस्तों, अस्वीकृत, अपनापन और सुरक्षा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर
बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? रूढ़िवादी शिक्षा यानी जो कठोर शिक्षा है, मानकीकृत शिक्षा है, उससे प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन। दूसरा ऑप्शन है एकीकृत पाठ्यचर्या के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन। तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। चौथा ऑप्शन दोस्तों शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित। तो दोस्तों परीक्षा केंद्रित नहीं होगा, मानकीकृत नहीं होगा। स्थान पर रचनात्मक आकलन के स्थान पर तो नैदानिक आकलन नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नैदानिक स्थान पर नहीं, ये दोस्तों नए स्थान पर जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स टू मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? पहला ऑप्शन हमारे पास जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। तीसरा ऑप्शन है समझने का नाटक करना। चौथा ऑप्शन है अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना। तो दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति होगी? तो दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट है समझने का नाटक करना, ये में नहीं होना चाहिए दोस्तों, कि समझने का नाटक ये तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ जहाँ सी है उसे काटो, सी 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 कट गया कट गया, तो हमारे पास बचा दोस्तों ए बी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। क्योंकि दोस्तों समझने का नाटक करना इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि समझने का नाटक करना कि मतलब टाइम वेस्टिंग और समय बर्बाद हो, तो ये दोस्तों सी नहीं होगा। तो सी सब में है तो सी कट गया, तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक को ऐसे एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों की सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? दोस्तों मैंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो ऑप्शन काटने की ट्रिक जरूर अपनाइए, उसमें 90% चांस है कि आप सही आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे और कम समय में। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें क्या है, कम समय लगता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? पहला अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने के लिए। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने पर, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है दूसरों के सामने अपनी काबिलियत सामने करने की, यानी दोस्तों वही प्रतिस्पर्धा दूसरों के सामने, नहीं तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन प्रतिस्पर्धा तो कट गया। अज्ञानी दिखने की शर्म, ये भी दोस्तों नहीं। तो हमारा बचा कौन सा भाई, तीसरा ऑप्शन, सीखने की प्रक्रिया को समझने के बस उसकी सराहना करना। हालांकि जो सराहना करना है ये भी दोस्तों ठीक नहीं, लेकिन चारों ऑप्शन में यही बेस्ट है दोस्तों। फिर दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कथन कारण का। ये भी कथन है कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। बात सही है दोस्तों, ऐसा रियल में भी देखने को मिलता है और तो पुस्तकों में तो बताया जा रहा है, तो सही है। फिर कारण क्या है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। क्योंकि दोस्तों द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल और पाठ्य पुस्तकें, मीडिया, यही सब आता है। तो बात सही है दोस्तों, जो कापी किताब आ रहा है, मतलब किताब पुस्तकें आ नहीं, और इसमें पुरुषों को ताकतवर और महिलाओं को कमजोर दिखाया जा रहा है, तो ये निश्चित ही प्रभावित करेगा। तो कथन जो बताया जा रहा है उसके अनुसार कारण भी सही है, यानी हमारा दोनों सही है, कथन और कारण और व्याख्या भी सही। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। क्योंकि दोस्तों ये 21 नंबर जो क्वेश्चन था, ये ए और आर दोनों गलत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ऊपर कहा जा रहा है ऐसा है और उसी के जुड़ा हुआ पूरा कारण भी बताया जा रहा है, तो इसलिए दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, पहला हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल होता है। बात सही है दोस्तों, कारण क्या दिया गया इसका,
सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। ये भी बात सही। यानी दोस्तों पठन वैकल्य यहाँ पर बात की जा रही कथन में पठन वैकल्य, लेकिन जो हमारा कारण है सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। यहाँ पर पढ़ने से संबंधित या लिखने से संबंधित कोई बात नहीं हो रही, लेकिन है दोनों सही, क्योंकि भाई सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमताओं के क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। पहला, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्यानात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहा, यानी जो कथन कह रहा वो कारण नहीं दे रहा, लेकिन है सही दोनों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन मिला है जिसमें दूसरा है, क्योंकि ये दोनों कथन का सेंस आर में नहीं निकल रहा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है समकक्षियों का समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरा ऑप्शन है समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। चौथा ऑप्शन है बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों जैसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आप ऑप्शन काटने की ट्रिक अपनाइए, बस इसमें बहुत जल्दी होगा और ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। जैसे तीसरा ऑप्शन है समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। हम सभी जानते हैं जो परिवार है ये प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, माता पिता ये सब है प्राथमिक समाजीकरण में आते हैं। तो यहाँ समकक्षी बच्चे कहाँ से आ गए। अब दूसरा ऑप्शन है विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों के समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर तुलना, यहाँ पर बहुत कम, और विकास के सभी चरणों में बात की जा रही, ऐसा नहीं दोस्तों। पहला ऑप्शन है समकक्षियों का समाजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं पड़ता है। तो हमारा बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन, कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे फ्रेंड्स दोस्त यार सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में ही होते हैं दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखते हैं। नेगेटिव पूछा जा रहा है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालती है। चौथा ऑप्शन सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रमाणिक कार्यों में होती है। तो यहाँ पर बाधा सीधे समझ में आ रहा है कि नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सीखने की संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। पॉजिटिव पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु पृथक पृथक नहीं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है, नहीं। कार्य असंगत, तो ये दोस्तों तीनों ऑप्शन कट गए, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों कथन कारण का है। कथन कारण भर भर के आया है आज। कथन है हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, यानी ये आनुवांशिक है, ये कह रहा दोस्तों। कौमा अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है, हाँ बात सही है, क्योंकि लंबाई दोस्तों, लंबाई और शरीर की संरचना पे आनुवांशिक प्रभाव पड़ता है, और पोषण जो है ये भी प्रभाव पड़ता है, पोषण और व्यायाम वगैरह ये भी। अब कारण क्या दिया गया है दोस्तों इसका, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही है दोस्तों। आनुवंशिकता और पर्यावरण, और दोस्तों मैंने बताया आनुवंशिकता, अच्छा पोषण और जो व्यायाम है ये पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पा रहे होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिगम के लक्ष्य में। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में। तीसरा ऑप्शन है सहायता के प्रावधान में। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन में। अब दोस्तों यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा,
तो यहाँ पर हम ऑप्शन काटने की ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन पहले फिर एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि एक समावेशी कक्षा की बात की जा रही है। समावेशी कक्षा हम जानते हैं क्या होता है, विविधता को सम्मान दिया जाता है, उसे नकारा नहीं जाता, किसी कमी विशेषताओं को नकारा नहीं जाता। तो क्या क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए, अधिगम के लक्ष्य में यानी सीखने के लक्ष्य में या उद्देश्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, बात सही है, सहायता के प्रावधान में, किसी को सहायता है तो सहायता दी जाए, मूल्यांकन में होता ही। तो दोस्तों चारों सही हैं, ए बी सी डी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव हो जा रहा है, ऑप्शन क्या है, रंग दृष्टिहीनता, लेखन वैकल्य, तीसरा ऑप्शन श्रवण में कठिनाई, और चौथा ऑप्शन है दृष्टि की आंशिक हानि। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसमें स्पष्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ अक्षमता की बात की जा रही है और हम लोगों ने अभी तक रंग दृष्टिहीनता, श्रवण में कठिनाई, दृष्टि की आंशिक हीनता, ये सब दोस्तों अक्षमता तो हैं, लेकिन जैसे डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, ये उसमें नहीं देखा गया। तो दोस्तों इसमें मेरी समझ से दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें आयोग क्या बताता है आंसर की, उसी पे दोस्तों डिपेंड होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है, यानी एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। पहला ऑप्शन है छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की, दूसरा ऑप्शन है आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की, तीसरा ऑप्शन है स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, चौथा ऑप्शन दोस्तों बुद्ध की एकात्मक धारणा, एकात्मक नहीं दोस्तों ये कट गया, तीसरा ऑप्शन योगात्मक, हम जानते हैं नेगेटिव है दोस्तों, योगात्मक नहीं होना चाहिए, और पहला ऑप्शन है छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने में, यानी सामाजिक, और तीसरा ऑप्शन क्या है, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने में। तो दोस्तों यहाँ हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को हमें महत्व नहीं देना है, क्योंकि हमें बच्चे पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ स्व मूल्यांकन है, सहकर्मी मूल्यांकन, इस पे हमें जोर देना है कि सामाजिक सांस्कृतिक का मतलब कोई बच्चा गरीब है या अमीर है, इसे हमें ज़्यादा नोटिस नहीं करना दोस्तों। एनईपी 2020 एनसीएफ इनमें सब में बताया गया है, आरटी सब में दोस्तों यही चीज़ बताया गया है, और हम लोगों ने अभी तक यही सीखा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ले वाइगोस्की के अनुसार के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश डैश की अवधारणा का अभ्यास करता है। तो दोस्तों आत्मसातीकरण जीन पियाजे का शब्द है, कार्यात्मक स्थिरता नेगेटिव है, सामूहिक एकलाप का यहाँ दोस्तों कोई मतलब नहीं, क्योंकि आलम्बन स्कैफोल्डिंग सीधा लेवागोस्की का वर्ड है, और यहाँ पर संकेत की बात की जा रही, यहाँ पर अटके हुए थे, तो दोस्तों यहाँ स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, पाड़ मदद करना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।